हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने सभी टॉपिक्स को आप बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप बहुत ही लाइक कर रहे हैं। ये पहले दो पार्ट से मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए तीसरा पार्ट आज क्वेश्चन आंसर सीरीज का लेके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझिए आप। जब एक क्वेश्चन की बात की जाती है तो उसके पीछे एक पूरा टॉपिक जुड़ा होता है, तो आपको थोड़ा ये अंदाजा हो जाता है कि वो टॉपिक आपको कितना आता है, आप उस टॉपिक के किस लेवल तक आपका नॉलेज है, ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, 10-11 क्वेश्चंस है इसमें। 10-11 क्वेश्चंस मत कहिए, 10-11 टॉपिक्स कहिए, इसमें 10-11 टॉपिक्स हैं। तो आप उन पर उनको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस है उनका आंसर देने की। आज की क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? सबसे पुराना बैंक पब्लिक सेक्टर का कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सी इज करेक्ट आंसर, इलाहाबाद बैंक। ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ कंट्री वाज फाउंडेड इन 1865। ग्रुप ऑफ यूरोपियंस ने इसको स्टेब्लिश किया था और 1969 में बाकी 13 बैंक के साथ इसको भी नेशनलाइज कर दिया गया और 89 में यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक है वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। द सेकंड क्वेश्चन इज, नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड? कितना शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाबार्ड में? 50%, 51%, 75% या 99%? द करेक्ट आंसर इज 99% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और 12 जुलाई 1982 को स्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई हैड सोल्ड इट्स स्टेक एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 99% इन इट। और ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज, उनके लिए खास तौर से क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। थर्ड क्वेश्चन इज द लेफर करव। लेफर करव का नाम सुना होगा आपने। लेफर ने एक करव दिया था, इकोनॉमिस्ट का नाम है लेफर, और उसने एक करव दिया था। तो उसको उसकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या शो करती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड रेवेन्यू, the inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation, the inequality in income distribution या the relationship between environmental quality and economic development। मैं आपको थोड़ा बता दूं लेफर करो के बारे में। लेफर करो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट उस टाइम 1970 के डिकेड में टैक्स कट को बहुत अच्छा मानते थे और उन्होंने पॉलिसी दी थी कि टैक्स को रिड्यूस किया जाए, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। उस समय लेफर ने एक करव दिया था और उन्होंने बताया कि टैक्स का और रेवेन्यू का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी रेवेन्यू इंक्रीज होगी, लेकिन आफ्टर ऑप्टिमम टैक्स रेट, एक ऑप्टिमम टैक्स रेट के बाद टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो घटना शुरू हो जाती है। दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पर टैक्स रेवेन्यू जीरो होती है। एक तो जीरो टैक्स रेट पर रेवेन्यू जीरो होगी और एक 100% पर अगर 100% टैक्स लगा दिया जाए तो भी रेवेन्यू जीरो होगी, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। दो रेंज होती है उसमें, एक नॉर्मल रेंज होती है, एक प्रोबेटिव रेंज होती है। नॉर्मल रेंज में आप टैक्स रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोबेटिव रेंज में आप टैक्स रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये लेफर करो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अधिक अगर आपको लेफर करो के बारे में जानना है तो मैंने इस पर एक क्लिप डाल रखी है, लेफर करो, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको आंसर का अंदाजा हो ही चुका होगा इस चारों में से कौन सा आंसर है। ये जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच रिलेशन को बताए वो लेफर करो। करेक्ट आंसर ए आपके पास होता है। विच अमंग following is the short name of highest authority in India for indirect taxes? CBED, CBDT, CBIC, CBIT। इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने की हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन सी है? इसमें इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CBIC इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज द नोडल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया। The Custom and Central Excise Department was established in year 1855 by the British Governor General of India। बहुत पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्हीं के टाइम का ये चलता आ रहा है। तो CBIC is the correct answer. The next question is, in India the foreign exchange reserves are kept in the custody of which among the following? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि फॉरेन रिजर्व है वो कौन रखता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखती है भारत सरकार की, या एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक रखता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, या सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक रखते हैं? सी इज द करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका कस्टडी अपने पास रखता है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इन चारों में से किसने रिकमेंड किया यूनिवर्सल बैंकिंग को? आबिद हुसैन कमेटी आई थी, काहन कमेटी आई थी, पद्मानभ भान कमेटी आई थी, और मालेगाम कमेटी आई थी। चारों में से किसने रिकमेंड किया था यूनिवर्सल बैंकिंग को? आंसर आपने सोच लिया होगा, द बी इज करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है, उनको सभी एक्टिविटीज है जितने टाइप की होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उनको कवर करने का, उनको अंडरटेक करने के अलाउ कर देना। और ये कंसेप्ट यूनिवर्सल बैंकिंग की आर एच काहन है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। The next question is, which of the following agriculture commodity of India gives largest in terms of export values? टी बासमती राइस, स्पाइसेस, कॉटन। चाय बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती राइस को करते हैं, स्पाइसेस में तुम्हारा कोई सानी ही नहीं है मसालों में। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? आप यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक्सपोर्ट वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? बासमती राइस इज द करेक्ट आंसर। और ये 5 ऐसे देश हैं, 5 ऐसे हमारे इंपोर्टर हैं जो हमसे इंपोर्ट करते हैं बासमती राइस को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, सऊदी अरबिया और मलेशिया। When the stock market is rising, it is called, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो वो उससे जुड़ा एक क्वेश्चन है कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? बियरिश, बुलिश, हॉट और राइजिंग अप। राइजिंग अप भी बढ़ना होता है, हॉट, बुलिश, बियरिश क्या कहा जाता है? जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनको शायद इसका आंसर पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं उनको मैं इसका आंसर बता दूं। 2 चीजें होती है, बुलिश और बियरिश, ये 2 वर्ड है वो यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 वर्ड यूज किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, बुलिश वर्ड यूज किया जाता है, एक बियरिश वर्ड यूज किया जाता है। बुलिश है वो बुल शब्द से आया है। आपने जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो देखते होंगे कि वहां पर बुल, बैल का बड़ा महत्व है। So it is believed that the word bull comes from how the animal bull when it attacks with its horn, attack करता है ना सिंग से, always hits upward, जब वो अटैक करता है तो वो upward उछालता है ऐसे। Here upward defines again the stock market, तो bullish का मतलब upward because the bull is hitting up and stock market is also going up. This is how bull and gains become synonyms. तो B correct answer इसका bullish। bearish इसका opposite होता है, used to define the opposite sentiments to the bullish। bullish उछालना होता है, तो bearish down, go down चला जाता है। It is used to, नीचे लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए आप इसको, identity and investor who believes the stock market or one of more stock or bonds would go down, it is also called as bearish sentiments। तो ये opposite शब्द है, तो bullish bearish याद रखिएगा स्टॉक मार्केट। Which economic term is used to represent inequality in income in distribution? GDP, GNP, गिनी और HDI। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसका अंदाजा होगा कि इनकम की इनइक्वलिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मेजरमेंट करने के लिए गिनी कोफिशिएंट है उसका यूज किया जाता है। और गिनी कोफिशिएंट है वो कैरेडो गिनी ने दिया था 1912 में, इटालियन थे ये। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए एक रेंज दी थी इन्होंने, 0 to 1 कोफिशिएंट निकाला जाता है। कोफिशिएंट का आंसर 0 to 1 के बीच आता है। 0 का मतलब परफेक्ट इक्विलिटी एंड 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्विलिटी। और 0 से जैसे जैसे 1 की तरफ जाएंगे इनइक्विलिटी वो इंक्रीज होती है। 0 का मतलब 0%, 1 का मतलब 100%। तो गिनी कोफिशिएंट मेजर्स द इनइक्विलिटी ऑफ। फॉर inferior commodity income effect is, we know that inferior commodity, what is inferior commodity? तो घटिया वस्तुएं हैं, उनमें इनकम का बड़ा रोल होता है। जब हमारी इनकम ज्यादा होती है तो नॉर्मल कमोडिटी वही परचेज करते हैं, लेकिन जब इनकम कम हो जाती है तो हम घटिया वस्तुएं, इनफीरियर कमोडिटीज उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं ना, देशी घी और डालडा की। तो इनकम इफेक्ट है वो, देख लीजिए आप, जब इनकम इंक्रीज होती है इनफीरियर कमोडिटीज उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो इनफीरियर कमोडिटीज उनकी डिमांड इंक्रीज होती है। नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच है। एट पॉइंट ऑफ सिटाइटी मार्जिनल यूटिलिटीज, 0, पॉजिटिव, मैक्सिमम, नेगेटिव। आपको आंसर पता है इसका, लेकिन एक वर्ड ने आपको चौंका दिया, सिटाइटी। सोच लिया होगा आपने शायद। चलो आंसर मैं बता देता हूँ। सिटाइटी का मतलब यहाँ पर जो है वो सेटिस्फेक्शन से उठाया गया कहीं ना कहीं। एक पॉइंट ऑफ सिटाइटी, जब संतुष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं प्रोडक्ट को खरीदना। फिर मार्जिनल यूटिलिटीज
जीरो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाती है उस टाइम हम, और उसको नहीं, क्योंकि उससे आगे अगर हम लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसका आंसर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो इज करेक्ट आंसर। ये कुछ टॉपिक्स कुछ उठाए मैंने, कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चंस पसंद आएंगे। और आप इनकी और डिटेल देखना चाहते हो तो आप बुक्स खोलिएगा। अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन पर आप गए जो आपके बिल्कुल नया हो, आप उस टॉपिक को दोबारा से जरूर पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। आपका एक टॉपिक का रिस्पॉन्स अगले टॉपिक के लिए इंस्पायरेशन देता है, तो आप इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।